हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज BSI एकेडमी क्लासेस। BSI एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं। जैसे कि हमने जो लास्ट सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हमने यूजीसी नेट जो 2024 का क्वेश्चन पेपर था और इसके साथ साथ जो MP सेट का 2024 का पेपर था और यूजीसी नेट का जो 2025 का जून वाला पेपर था वो हमने सॉल्व किया था। और आज की जो सीरीज है वो आप लोगों के लिए यूजीसी नेट 2025 का जो दिसंबर वाला एग्जाम था, 2025 का जो दिसंबर का एग्जाम जो कि 3 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया था, उसके बारे में आज हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। वो पूरा क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। पेपर जो पार्ट 2 होता है, पार्ट 2 हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कंप्लीट इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। कि पार्ट 2 में हमारे लिए जो पेपर है क्वेश्चन नंबर 51, आप सभी को पता है कि यहां पर दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट बी। पार्ट 1 में आपके 50 क्वेश्चंस रहते हैं और पार्ट 2 में आपका जो पार्ट 2 है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है और वहां पर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 51 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहता हूं। अगर आप लोग यूजीसी नेट, सेट या केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, DSSB जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो BSI एकेडमी के द्वारा टारगेटेड बैच एंड 2026 यूजीसी नेट के लिए यहां पर कोर्स चालू किया जा चुका है। लाइव क्लासेस वहां पर आपको एकेडमी पर मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आपको एक छोटी सी जानकारी और बता दूं कि उसमें कंप्लीट पूरा आपका सिलेबस कराया जाएगा, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन दिए जाएंगे और लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो प्रीवियस पैटर्न कैसा रहता है उसी अप्रोच पर काम किया जाएगा। तो अगर आप कोर्सेज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप हमारी BSI एकेडमी की वेबसाइट पर भी विजिट करके सारे कोर्सेज के बारे में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 डिस्कस करना। और लगभग 4 से 5 वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ये 2026 में जो आयोजित हुआ है दिसंबर 2025 का पेपर वो कंप्लीट मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। और 2026 में जो जून में आयोजित होने वाला एग्जाम है उस एग्जाम के लिए हमारा लिए सबसे बेहतर ये होगा कि हमें एटलीस्ट एक प्री पैटर्न मिल जाएगा कि जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर का मोड इस टाइम पीरियड पर कैसा चल रहा है, कैसे यहां पर क्वेश्चन पेपर्स एग्जामिनर के द्वारा सेट किए जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनर के द्वारा आपसे पूछे जा रहे हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? 51 को अगर हम डिस्कस करें तो 51 है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स एन इथिकल डायलेमा ड्यूरिंग द डिसमेंशन फेज ऑफ द इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल। ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल के डिसमिनेशन फेज में, ठीक है, इथिकल डायलेमा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम डिसेमिनेशन का मतलब समझते हैं। ये जो डिसेमिनेशन है, ये डिसेमिनेशन फेज की जो यहां पर बात की जा रही है, इस डिसेमिनेशन फेज का यहां पर क्या मतलब है। ठीक है, क्योंकि जानना सबसे पहले यह जरूरी है कि डिसेमिनेशन फेज है क्या, उसके बाद तो हम उस इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल का एथिकल डायलेमा समझेंगे। यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक बार और बता देता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स एन एथिकल डायलेमा द डिसेमिनेशन फेज ऑफ द इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल। ठीक है, तो आसान भाषा में समझू तो ये लाइब्रेरी साइंस के अंतर यूज होने वाला एक टेक्निकल वर्ड है दोस्तों। इसको आसान शब्दों में अगर हम समझें तो इसका मतलब होता है सीधे सीधे किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को शेयर करना। ठीक है, किसी भी प्रकार की यहां पर इंफॉर्मेशन को शेयर करना ही यहां पर डिसेमिनेशन का मतलब होता है।
ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो गई, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को शेयर करना ही यहां पर डिसमेंशन फेज कहा जाता है। ठीक है, और इस वक्त सबसे बड़ी मोरल दिक्कत जब आती है, जब हम किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो इस टाइम पर सबसे बड़ी जो मोरल प्रॉब्लम आती है दोस्तों, वो मोरल प्रॉब्लम ये आती है कि कोई भी जानकारी, कोई भी जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कोई भी जानकारी को यहां पर फ्री, जैसे कि ओपन एक्सेस रखा जाए, या फिर यूजर की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे छुपाया जाए। यहां पर यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो डिसमेंशन फेज में आता है। आसान भाषा में समझो कि डिसमेंशन का जो मतलब होता है वो हमारी किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को शेयर करना। ठीक है, और जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो उस टाइम पीरियड पर जो सबसे बड़ी मोरल प्रॉब्लम है, या फिर सबसे बड़ी दोस्तों जो मोरल दिक्कत है, वो ये आती है कि कोई भी जानकारी, कोई भी जो इंफॉर्मेशन है, हम उसको सबके लिए ओपन एक्सेस रख सकते हैं, फ्री रख सकते हैं, या फिर यूजर की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हम यहां पर छुपा कर रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बैलेंसिंग ओपन एक्सेस विथ यूजर सेंसिटिव डेटा। क्लियर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहां पर क्लियर, यहां पर बैलेंसिंग की बात की जा रही है कि बैलेंसिंग ओपन एक्सेस विथ यूजर सेंसिटिव डेटा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ब्लेम्ड वेब 2.0 फॉर क्रिएटिंग डिजिटल फॉरेस्ट ऑफ मेडियोक्रिटी एम्ब्रेसिंग म्यूजिक एंड अनरीडेबल पोएम्स, इजी एंड नोवेल्स। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर दोस्तों एंड्री क्यून जो थे, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। यहां पर जो एंड्रयू कीन साहब थे, इन्होंने अपनी बुक में, ठीक है, एंड्रयू कीन ने अपनी बुक में द कट ऑफ द एमेचर, क्या बुक का नाम था इनका? इनकी बुक का नाम था द कट ऑफ द एमेचर। द कट ऑफ एमेचर में इन्होंने कहा था, किसने? एंड्रयू कीन ने, कि वेब 2.0, ठीक है, वेब 2.0 पर कोई भी कुछ भी अपलोड कर सकता है। इन्होंने कहा था, एंड्रयू कीन ने, अपनी पुस्तक का नाम था इनका द कट ऑफ द एमेचर। इन्होंने इस बुक में वेब 2.0 में कहा था कि वेब 2.0 पर दोस्तों कोई भी कुछ भी अपलोड कर सकता है, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से बिना किसी क्वालिटी कंट्रोल के, जो कचरा, एक तरीके से कचरा कहते हैं जब कोई भी किसी भी डेटा को, इंफॉर्मेशन को कुछ भी अपलोड कर रहा है इस पर, तो एक तरीके से जो कचरा होता है ना, जिसकी वजह से, ध्यान रखना, बिना किसी क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि जब कोई भी कुछ भी अपलोड करेगा तो क्या उसकी क्वालिटेटिव बनाई रखी जा सकती है? ठीक है, क्या उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा सकता है? क्या उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो एक तरीके से लाइक इज गार्बेज बैग हो गया कि यहां पर कोई भी कुछ भी भर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है कि यहां पर इन्होंने कहा है कि कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी को अपलोड कर सकता है। ठीक है, तो यही यहां पर ब्लेम्ड था कि वो अमॉन्ग द फॉलोइंग ब्लेम्ड वेब 2.0 फॉर क्रिएटिंग डिजिटल फॉरेस्ट ऑफ मेडियोक्रिटी एम्ब्रेसिंग म्यूजिक एंड अनरीडेबल पोएम्स, इजी एंड नोवेल्स। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था एंड्रयू कीन ने। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड, आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है? हाँ ठीक है, अभी विजिबल हो रहा होगा, कुछ टेक्निकल इशू हुआ है लेकिन अभी क्लियरली विजिबल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 53 देखने वाले हैं। ठीक है, आपको एक जानकारी दूं, अगर आप पूरा पेपर को सॉल्व करोगे, ठीक है, मैं आपको इस पेपर से क्या करता हूं, इस पेपर से कंटेंट कई बार आप देखते होंगे बीएसआई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का यूट्यूब चैनल है, यहां पर हम इस टॉपिक को लेते हैं। ठीक है, और उससे हम देखते हैं कि पिछले 4 से 5 साल में कहां से क्वेश्चन आए हैं, क्या वो उस टॉपिक से रेलेवेंट है और क्या आगे आने की भी संभावना है। तो हम यहां पर उस टॉपिक को, उस कंटेंट को पूरा इन डिटेल, इन डेप्थ आपके लिए प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर? तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मैं लास्ट 2-3 साल से एक चीज देख रहा हूं कि यहां पर बहुत ज्यादा
एग्जामिनर के द्वारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहीं ना कहीं पर यहां पर बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान देना, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो यहां पर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। बहुत ज्यादा का आप मतलब समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 53 है वो है कि अरेंज द फॉलोइंग की साइटेशन इंडेक्स ऑफ वेब साइंस इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है। जो वेब साइंस है उसके साइटेशन इंडेक्स का यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम SCI यानी कि साइंस साइटेशन इंडेक्स की बात करें तो इसकी जो है वो 1964 में स्थापना की गई थी। ठीक है, दूसरा है दोस्तों यहां पर SSCI। SSCI से मतलब है साइंस साइटेशन। ठीक है, ठीक है, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 1973 में की गई थी। थर्ड है दोस्तों यहां पर AHCI, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 1978 में की गई थी। और फोर्थ है दोस्तों यहां पर, ठीक है, फोर्थ है यहां पर SCIE। ठीक है, बाद में इसे डिजिटल फॉर्मेट में आया। SCI यानी कि साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 2002 में की गई थी। और फिफ्थ है दोस्तों यहां पर ESCI यानी कि इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्स। ये जो है ये 2015 में यहां पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट होगा सबसे पहले तो अपना A आ जाएगा। ठीक है, फिर अपना D आ जाएगा, ESCI जो है। ठीक है, फिर यहां पर जो है AHCI आ जाएगा, C आ जाएगा, फिर यहां पर B आ जाएगा, देन इसका E आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? चलो 54 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 54 यहां पर मैच द कॉलम से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहता हूं, यहां पर मैच द कॉलम से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि मैच द सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजीज लिस्ट 1 विद देयर रिस्पेक्टिव पर्पस इन लिस्ट 2। ठीक है, यहां पर सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है। लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 दी गई है। यानी कि लिस्ट 1 में आप सभी को यहां पर वेब टेक्नोलॉजीज दी गई हैं और लिस्ट 2 में उनके बीच में पर्पस दिया गया है। ठीक है, लिस्ट 1 की अगर हम बात करें तो लिस्ट 1 में हमें वेब टेक्नोलॉजीज दी गई हैं। ठीक है, और लिस्ट 2 की अगर हम बात करें तो यहां पर लिस्ट 2 में पर्पस दिया गया है उन चीजों का। ठीक है, तो क्लियर है। सबसे पहले हम देखते हैं RDF। RDF की फुल फॉर्म अगर हम देखें या फिर पर्पस देखें तो दोस्तों RDF का पर्पस है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। क्या है यहां पर? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क जो है वो RDF का यहां पर फुल फॉर्म है। क्लियर है? नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर RDFS। ठीक है, RDFS की अगर हम बात करें तो ये स्कीमा डेफिनेशन है RDF के लिए। ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रकार का स्कीमा डेफिनेशन है फॉर RDF। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहां पर OWL की। OWL क्या है? तो OWL दोस्तों एक प्रकार का ऑन्टोलॉजी डेफिनेशन लैंग्वेज है। ठीक है, OWL क्या है? तो OWL एक प्रकार का ऑन्टोलॉजी डेफिनेशन लैंग्वेज है। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों यहां पर SparkQL। SparkQL की अगर हम बात करें तो SparkQL जो है वो एक प्रकार का क्वेरी लैंग्वेज फॉर RDF है। क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। एक तरफ यहां पर वेब टेक्नोलॉजीज आपको दी गई थी और दूसरी तरफ जो है उनका पर्पस दिया हुआ था कि उनका उस वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या पर्पस होता है और आपको ये मैच द फॉलोइंग्स बनानी थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सच बताऊं तो 2025 का जो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है ना वो यहां पर आसान आया है। जो जून में एग्जाम 2025 का हुआ था उससे आसान यहां पर दिसंबर 2025 का जो है वो दिसंबर 2025 का यहां पर क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर ISDN से रिलेटेड बात करें तो ये इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क का जो है ये तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी यहां पर कंप्लीट करा चुका हूं कि ISDN यहां पर क्या है।
ठीक है, आपको ये स्पेशली मैंने अलग से पूरा कंटेंट डिलीवर करके पूरा बना के YouTube पर एक क्लास ISDN के लिए अकेली अपलोड कर दी गई है, क्योंकि ISDN से जो है कंटिन्यूटी लगातार 3 से 4 साल से लगातार यहां पर हर एक जून का हो चाहे वो दिसंबर का हो, लगातार यहां पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ISDN की यहां पर बात करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, द ISDN बेसिक रेट इंटरफेस BRI provides 264 kbps B channels and 160 kbps D channels. The B channels are used to ISDN BRI में B लैंग्वेजेस का क्या यूज होता है, यहां पर यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं ISDN की यहां पर बात करूं, किस चीज की, ISDN की यहां पर बात करूं, तो ISDN BRI में 2 बियरर होते हैं। यहां पर कितने बियरर होते हैं, यहां पर 2 बियरर होते हैं। 2 बियरर यानी कि 2 बी चैनल्स होते हैं जो वॉइस और डेटा को, किस किस चीज को, जो वॉइस एंड डेटा को, जो वॉइस या फिर डेटा को 64 kbps की स्पीड कैरी करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो 64 kbps की स्पीड कैरी करने की बात की जा रही है, उसे हम 2 बियरर होते हैं और वो बियरर चैनल के नाम से जानते हैं, जिस पर हम यहां पर वॉइस एंड डेटा ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 56 क्या कह रहा है, यहां पर स्टेटमेंट, कथन, निष्कर्ष, जो असर्शन और रीजन है, असर्शन और रीजन से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां पर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो असर्शन एंड रीजन से आपके लिए यहां पर क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। यहां पर पूछा गया गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, यहां पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। ठीक है, असर्शन ए में यहां पर पूछा गया है कि एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग यानी कि ASN साइट्स आर प्रमोटिंग स्कॉलरी कम्युनिकेशन and it facilitates community to share, connect and collaborate both nationally and globally. ठीक है, और यहां पर रीजन पूछा गया है कि अनलाइक अदर सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म ASN साइट्स आर एनहांसिंग रिसर्च फंडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्चर। ठीक है, तो यहां पर ASN साइट्स की अगर हम बात करें तो इसमें रिसर्च गेट, एकेडमिक, EUD, ये दोनों चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इनमें दोस्तों यहां पर कम्युनिकेशन तो बढ़ते हैं, असर्शन सही है, लेकिन ये फंडिंग एजेंसी नहीं है, इसलिए ये रीजन यहां पर गलत है। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है कि असर्शन तो सही है, लेकिन क्या ये फंडिंग एजेंसी है, ये फंडिंग अपॉर्चुनिटी है। देखो यहां पर पूछा जा रहा है, तो ये फंडिंग अपॉर्चुनिटीज तो नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। क्लियर है? तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहां पर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर में दोस्तों 57 में यहां पर करेक्ट कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है कि यहां पर करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हम सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? क्या सेंट्रल टेंडेंसी मीन से रिलेटेड है? देखो 100% जब आप मीन, मोड, मीडियन, स्टैटिस्टिकल में भी पढ़ते हैं तो जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट ही यहां पर मीन से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो यहां पर सेंट्रल टेंडेंसी है दोस्तों, उसका रिलेशन यहां पर पार्ट से होता है, और पार्ट ए के साथ साथ उसे हम यहां पर डेल्फी मेथड भी कहते हैं। उसे हम यहां पर डेल्फी मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम बात करें, ठीक है, तो रिफाइनमेंट ऑफ जजमेंट को भी हम डेल्फी मेथड के नाम से जानते हैं। रिग्रेशन कर्व को हाइपोथेसिस कहते हैं? बिल्कुल नहीं। एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट को लाइकट स्केल से नापा जाता है? नहीं नापा जाता। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मीडियन का यूज होता है? नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, A एंड C ओनली। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 58 में दोस्तों यहां पर प्रोड्यूसिंग रोटेड एंट्रीज पूछी गई है प्रेसिस के साथ में। ठीक है, कौन कौन सी यहां पर करेक्ट है? ठीक है, प्रेसिस में रोटेड एंट्रीज बनाने के स्टेप्स क्या होते हैं, या फिर आप ये समझ लो। ठीक है, तो इसका दोस्तों यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा
वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम जब प्रेसीज एंट्रीज बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले हम चूज मेन एंट्री करते हैं बेस्ड ऑन रोल इंडिकेटर। सबसे पहले जो हम यूज करते हैं वो मेन एंट्री का यूज करते हैं। दूसरा अगर हम यहां पर बात करें, दूसरा हम यहां पर मेंटेन ओरिजिनल वर्ड ऑर्डर इन ऑल एंट्रीज। यहां पर हम ओरिजिनल वर्ड मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ऑल एंट्रीज में। और फिर हम उसके बाद जो देखते हैं वो देखते हैं हम जनरेट सेकंड एंट्रीज बाय रोटेटिंग द लीड टर्म। क्लियर है। फिर हम यहां पर दोस्तों जो देखते हैं वो देखते हैं हम यहां पर लिंक रोटेड एंट्रीज कर रही है या नहीं कर रही बैक टू मेन एंट्री के साथ में। और लास्ट में हम देखते हैं जब एंट्रीज कंप्लीट कर लेते हैं तो ये जो एंट्रीज है वो डिस्प्ले एंट्रीज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहां पर हो रही है प्लेस्ड या फिर नहीं हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहां पर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 तो हमारा सॉरी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 59 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिए, यहां पर मैच कॉलम्स हमें मिलानी है। और मैच 1 में दोस्तों यहां पर बुक्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है, मैच 1 में क्या दिया हुआ है, यहां पर मैच 1 की अगर हम बात करें तो यहां पर मैच 1 में जो है बुक्स के नाम दिए गए हैं। और मैच 2 की अगर हम बात करें तो मैच 2 में जो है यहां पर ऑथर्स के नाम आप सभी को दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बुक है द चेंजिंग एकेडमिक लाइब्रेरी। इसका अगर हम ऑथर की बात करें तो इसके जो ऑथर है वो है यहां पर जॉन बर्ड। क्लियर है। नंबर सेकंड हम बात करें प्लानिंग पब्लिक लाइब्रेरी बिल्डिंग। ठीक है, प्लानिंग पब्लिक लाइब्रेरी बिल्डिंग की अगर हम ऑथर की बात करें तो इसके जो ऑथर है वो है यहां पर माइकल डेवे। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक लाइब्रेरियनशिप। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक लाइब्रेरियनशिप के ऑथर की अगर हम बात करें तो इसके जो ऑथर है वो है कैथलीन डी ला पेना एमसी कुक। ठीक है, फिर फोर्थ है यहां पर स्पेशल लाइब्रेरीज। स्पेशल लाइब्रेरीज के ऑथर की अगर हम बात करें तो स्पेशल लाइब्रेरीज के जो ऑथर है वो है यहां पर जॉस मैरी ग्रिफ्टिस। क्लियर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर 4। चले और आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहां पर क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर अरेंज द फॉलोइंग कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहां पर कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टैंडर्ड पूछा गया है। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले दोस्तों हमारा आता है यहां पर EBCDIC। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों आता है ASC डबल सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद आता है यहां पर ISC। ठीक है, फिर आता है दोस्तों यहां पर एक्सटेंडेड ASC डबल। ठीक है, और लास्ट में आता है दोस्तों यहां पर यूनिकोड। ठीक है, तो 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों यहां पर, व्हाट एनकोडिंग स्कीम डज यूनिकोड यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स। यहां पर यूनिकोड जो है, यूनिकोड में कौन सी एनकोडिंग स्कीम्स यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछा जा रहा है जो यहां पर यूनिकोड है उस यूनिकोड में यहां पर कौन सी स्कीम्स यूज की जाती हैं। तो ठीक है, तो यूनिकोड की अगर हम बात करें तो इसमें जो है सिर्फ UTF-8 हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ UTF-16 हो गया, उसके साथ साथ यहां पर UTF-32 हो गया। ये स्कीम्स यहां पर यूज की जाती हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर UTF-64 और UTF जो 128 है यहां पर ये स्कीम्स का यूज नहीं किया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड ABC ओनली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों यहां पर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंज मैनेजमेंट अरेंज द 5 स्टेप्स ऑफ ग्रीफ इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर एलिजाबेथ कुबर रॉस इन 1969 इन करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 पूछा जा रहा है कि स्टेजेस ऑफ ग्रीफ कुबलर रॉस का सही क्रम यहां पर क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे सही क्रम जो है, जो कुबलर रॉस के द्वारा जो यहां पर चेंज मैनेजमेंट के लिए 5 स्टेजेस दिए थे उसमें सबसे पहले जो है डिनाइल की बात की गई थी, उसके बाद यहां पर बार्गेनिंग की बात की गई थी,
डिनाइल बार्गेनिंग के पश्चात यहां पर डिप्रेशन की बात की गई थी, और उसके बाद जो है, ठीक है, यहां पर एक सेकेंड, यहां पर हाँ, सबसे पहले जो है यहां पर दोस्तों डिनाइल की बात की गई थी, उसके बाद ध्यान रखना बार्गेनिंग नहीं, एंगर की बात की गई थी, और एंगर आने के बाद यहां पर बार्गेनिंग की बात की गई थी, और उसके बाद यहां पर डिप्रेशन की बात की गई थी, और लास्ट में दोस्तों यहां पर एक्सेप्टेंस की बात की गई थी, जो चेंज मैनेजमेंट है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहां पर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 63 में भी यहां पर लिस्ट 1 में इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, और वो जो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट है वो हेल्थ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर जो हमारी लिस्ट सेकंड है उसमें यहां पर उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला है दोस्तों यहां पर यूनिफाइड मेडिकल लैंग्वेज सिस्टम, यानी कि यूएमएलएस। यूएमएलएस की बात करें तो यह एक प्रकार का अ सेट ऑफ फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर है दैट ब्रिंग्स टुगेदर मेनी हेल्थ एंड बायोमेडिकल स्टैंडर्ड्स। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी है यहां पर वैल्यू सेट अथॉरिटी सेंटर, यानी कि वीसैक। वीसैक की दोस्तों हम यहां पर बात करें तो स्टैंडर्ड कोड्स और टर्म्स का रिपोजिटरी है। ठीक है, ये क्या है? यहां पर एक प्रकार का स्टैंडर्ड कोड्स और टर्म्स का रिपोजिटरी है, अ रिपोजिटरी एंड ऑथरिंग टूल फॉर स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ कोड्स एंड टर्म्स फॉर बायोमेडिकल वोकैबुलरीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है यहां पर आर एक्स नॉर्म। आर एक्स नॉर्म की अगर हम यहां पर बात करें तो प्रोवाइड्स नॉर्मलाइज्ड नेम फॉर क्लिनिकल ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों स्नोमेड सिटी। स्नोमेड सिटी की अगर हम यहां पर बात करें तो स्नोमेड सिटी जो है वन ऑफ अ सूट ऑफ डेजिग्नेटेड स्टैंडर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ क्लिनिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? In digital libraries, which strategy most effectively address the obsolescence risk during the storage phase of the information life cycle? ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरीज में ऑब्सोलेंस रिस्क, पुराना होने का खतरा कैसे यहां पर कम किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों यहां पर मैं आपको क्लियरली बताऊं, जब कोई भी डेटा यहां पर पुराना होता है तो उस डेटा को पुराने फॉर्मेट से नए फॉर्मेट में बदलते रहना ही माइग्रेशन का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर 3, अप्लाइंग पेरियोडिक फॉर्मेट माइग्रेशन एंड एमुलेशन अप्रोचेस। ठीक है, पुराने डेटा को एक नए फॉर्मेट में माइग्रेशन करना ही एक यहां पर सबसे बेस्ट अप्रोच यहां पर मानी जाती है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 64 तक हमने देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 65 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों, विच एसोसिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स? ठीक है, यानी कि लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स को यहां पर किसने पब्लिश किया था? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जो लाइब्रेरी बिल है उसको यहां पर अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा यहां पर पब्लिश किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, कमर्शियल वेब सिंडिकेशन कैन बी कैटेगराइज्ड बाय? ठीक है, कमर्शियल वेब सिंडिकेशन किसके द्वारा यहां पर कैटेगराइज किया गया था? ठीक है, तो यहां पर कमर्शियल वेब सिंडिकेशन की अगर हम बात करें तो वेब सिंडिकेशन मुख्य रूप से बिजनेस मॉडल्स है। ठीक है, और ये ऐसा बिजनेस मॉडल से ये टाइप्स ऑफ कंटेंट्स और पार्टनर चुनने के मेथड पर ये डिपेंड करता है। क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बी, सी एंड ई ओनली। क्लियर? चलो और आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 67। यहां पर फिर से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या फिर करेक्ट सीक्वेंस में 6 सिग्मा स्टेजेस को यहां पर एक करेक्ट सीक्वेंस में जमाने की यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर जो करेक्ट सीक्वेंस में आएगा वो आएगा यहां पर डिफाइन। ठीक है, किसी भी चीज को सबसे पहले डिफाइन किया जाता है। डिफाइन के बाद दोस्तों यहां पर उस चीज को मेजर किया जाता है। मेजर के बाद दोस्तों यहां पर उस चीज को उसके बाद यहां पर एनालाइज करने का काम किया जाता है, और उसके आगे बढ़ते तब हमें एनालाइज करने के बाद उस चीज को यहां पर इंप्रूव करने का काम किया जाता है, और उसके आगे जब हम चीजों को देखते हैं तो फिर हम चीजों को यहां पर कंट्रोल करने के लिए देखते हैं।
ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है यहां पर आंसर नंबर 3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 68 अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, द मल्टीकल्चरल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वाज प्राइमरली डेवलप्ड बाय। ठीक है, जो मल्टीकल्चरल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है वो किसके द्वारा यहां पर डेवलप किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है यहां पर IFLA, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा यहां पर मल्टीकल्चरल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को डेवलप किया गया था। ठीक है, आप सभी को यहां पर समझ आ रहा होगा क्वेश्चन यहां पर कितने सिंपल सिंपल पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में फिर से यहां पर कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन पूछा गया। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन ए में यहां पर पूछा जा रहा है कि पॉप्सी डिपेंड्स ऑन क्लासिफिकेशन शेड्यूल्स टू ड्राइव टर्म्स, और रीजन में यहां पर पूछा जा रहा है बिकॉज इट फॉलोज द सेम चेन बिल्डिंग प्रोसेस एज चेन इंडेक्सिंग। ठीक है, तो यहां पर पॉप्सी क्लासिफिकेशन दोस्तों ध्यान रखना, यह शेड्यूल पर डिपेंड करता है, ये सब्जेक्ट इंडेक्सिंग पर या फिर ये क्लासिफिकेशन पर डिपेंड नहीं करता। ये जो है क्लियरली यहां पर शेड्यूल पर डिपेंड किया जाता है। तो 69 का जो यहां पर करेक्ट आंसर है वो होगा यहां पर ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। क्लियर, चलो और आगे चलते हैं, हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द रेफरेंस इंटरव्यू इन द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, यहां पर वापस से यहां पर करेक्ट सीक्वेंस में स्टेजेस की बात की जा रही है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसका सही जवाब होगा दोस्तों यहां पर क्लियरली ऑप्शन नंबर 3, एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, एस्टेब्लिशिंग रैपोर्ट विद द यूजर। ठीक है, उसके बाद जो है हम यहां पर डिस्कसिंग एंड क्लैरिफाई करेंगे क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, उसके बाद हम डेवलपिंग स्ट्रेटजी देखेंगे फॉर सक्सेसफुल सर्च के लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम इन्फो ढूंढेंगे। ठीक है, इन सब चीजों के बाद हम उस चीज की इन्फो भी ढूंढने के काम करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में जो है हम उसका फॉलोअप करेंगे। ठीक है, किसी भी चीज का लास्ट में फॉलोअप किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्लियर। तो आज की क्लास को दोस्तों हम यही वाइंड अप करते हैं। अगले सीजन में हम यहां पर अगला सेशन जो हमारा होगा, उस अगले सेशन में हम यहां से क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, DSSB जैसे एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो बीएसआई एकेडमी पर टारगेटेड कोर्सेज जो जून 2026 का लाइब्रेरी साइंस का यहां पर यूजीसी नेट के द्वारा जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए यहां पर क्लासेस चालू की जा चुकी हैं। और इसके साथ साथ ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, DSSB जो टीयर 2 है, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए भी यहां पर टारगेटेड क्लास बीएसआई एकेडमी के द्वारा चलाई जा रही है। तो अगर आपको कोई भी कोर्सेज के बारे में इंक्वायरी लेनी है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट पर बात कर सकते हैं, और इसके साथ साथ यहां पर बीएसआई एकेडमी की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। बहुत जल्द हमारी नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, तब वहां से हम अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि 70 के बाद जो क्वेश्चंस होने वाले हैं हम वहां पे फिर उन क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे।